welcome to our channel Agri Addict. I am your mentor Vivek Kumar, MSc scholar at ICAR-IRI New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. I have secured All India Rank 18 ICAR JRF examinations in the subject group Plant Sciences and also cleared CE2 PG examinations with 247 marks out of 300. ये हमारा नया सीरीज है जिसमें हम लोग IPPS मेंस के हर सब्जेक्ट को डील करेंगे। इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट, जिसमें हमारा पहला जो होने वाला है वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन होने वाला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 6 to 7 लेक्चर्स में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। और आज हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का है। इसमें हम लोग जो बेसिक इंफॉर्मेशन टर्म्स एंड जो हमारे डिटेल्स हैं, अदर डेटा वगैरह जो रिलेटेड है, करंट डेटा जो है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, और आज हम लोग हाउसिंग तक चलेंगे। इसके बाद बीच बीच में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी बताते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा होता है डोमेस्टिक एनिमल्स का रियरिंग करना, ताकि हम उनसे एनिमल प्रोडक्ट्स ले सकें और हमारा फाइनल गोल है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, टर्म लाइव स्टॉक है उसका सिंपल, उसके अंदर फार्म एनिमल्स और पोल्ट्री दोनों को डील करते हैं। पोल्ट्री में मेनली फाउल और डक। और इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट जिसके लिए हम लोग एनिमल की रियरिंग करते हैं वो है मिल्क, मीट, एग एंड वूल। और उसके अलावा हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि काऊ डंग, ये हमारे लिए मैन्योर का भी काम कर जाता है, फ्यूल के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, और दूसरा बायोगैस प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। ठीक, इंडिया में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री तीनों को सिनोनिमस टर्म के लिए सिनोनिमस टर्म के तरह यूज किया जाता है। कॉमन एनिमल्स जो इसके तहत आते हैं वो है कैटल, बफेलो, सीप, गोट, पिग एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री एक वाइडर टर्म है, जैसा मैंने पहले कहा। इसके अंदर फाउल, जिसको हम लोग चिकन भी बोलते हैं, और डक, और भी बहुत सारे आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक नेम और क्रोमोसोम नंबर की। तो अगर हम लोग काऊ की बात करें, अगर हम लोग कैटल की बात करें, तो उस हमें इंडिजिनस जो कैटल होती है उसको हम लोग ये इंडिकास, अगर बॉस इंडिकस लगा हो तो ये इंडिजिनस कैटल है, इंडिजिनस है। ओके, और बॉस टोरस है जो हमारा, जो बाकी जो हमारा अदर आउट ऑफ इंडिया की जितने भी ब्रीड्स वगैरह हैं उनका साइंटिफिक नेम बॉस टोरस है। ओके, और इनका जो, अगर मैं डिटेल्स के बारे में बताऊँ तो बॉस इंडिकस का जो इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन होता है, इनके पास एक प्रोमिनेंट हम्प होता है जिसको कूबर बोलते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी कि वाटर बेफेलो और स्वयं बेफेलो का क्रोमोसोम नंबर दोनों का अलग अलग होता है। और काऊ, बफेलो, गोट एंड सीप सारे बोविडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, और गोट का जो साइंटिफिक नेम है कैपरा, और कैपरा हिरकस आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से एक टर्म आता है कैपरा। आपने देखा होगा कि जो मेल गोट होते हैं कुछ समय बाद उनमें से बहुत ही इंटेंस स्मेल आती है। वो स्मेल होती है कैप्रिक एसिड की वजह से। तो आप लोग अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप कैपरा हिरकस से कैप्रिक एसिड याद रख सकते हैं। ओके, इसके बाद पिग का बात करें तो सुस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, तो आप सिर्फ इसमें सस डोमेस्टिकस भी याद रख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर डक का ही है, तो 80 आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ जाते हैं।
और काफ़ी इजी है, बट याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसको चार्ट है पूरा और आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि कैटल के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, कैटल और बफेलो दोनों में ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, शिप में फ्लॉक बोलते हैं, गोट में भी फ्लॉक या ट्रिप बोलते हैं, पिग में ड्रॉप और पोल्ट्री में भी फ्लॉक बोलते हैं। एडल्ट मेल को कैटल में बुल बोलते हैं और बस कुछ नहीं करना है, इसमें बस बफेलो आगे लग जाता है, बफेलो बुल। शिप में रैम बोलते हैं, गोट में बक, पिग में बोर और पोल्ट्री में कॉक बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो आता है ना न्यू बॉर्न का, न्यू बॉर्न को कैटल में काफ बोलते हैं, बफेलो में बफेलो काफ बोलते हैं, शिप में लैम्प बोलते हैं, गोट में किड, पिग में पिगलेट और चिकन में चिक। हाँ, मीट की बात करें तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, हम जनरली टर्म जो गोट मीट होता है उसके लिए हम लोग जो है मटन टर्म यूज़ करते हैं, बट गोट मीट को चियवन बोलते हैं और सीप मीट को हम लोग मटन बोलते हैं। ओके, और कैस्ट्रेटेड मेल वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है। कैस्ट्रेटेड मेल को कैटल में बुलक या फिर स्टीयर बोलते हैं, बफेलो में बुलक बफेलो, सीप में वेडर और गोट में वीदर। आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, स्पेलिंग देख करके ऑप्शन टिक करने हैं। ओके, हाँ, एक्ट ऑफ मीटिंग की बात किया जाए, यहाँ से क्वेश्चंस आता भी है। एक्ट ऑफ मीटिंग की बात किया जाए तो चाहे वो कैटल हो, बफेलो हो या फिर गोट हो या फिर पोल्ट्री हो, दोनों में जो ये चार हैं उन सारे में इनको सर्विंग बोला जाता है, बस सीप में इनको टूपिंग और पिग में इनको कपलिंग बोला जाता है। तो ये दोनों जो है सो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, ये थोड़ा सा हम लोग याद करने का ट्रिक इसको इस तरीके से देख सकते हैं। न्यू बॉर्न को यहाँ पे काफ बोलते हैं तो पार्चुरेशन को काल्विंग बोलते हैं, तो बफेलो और कैटल दोनों में काल्विंग ही बोल रहे हैं। इनके न्यू बॉर्न को लैम्प बोलते हैं तो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन को लैम्बिंग बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यंग फीमेल को यहाँ पर न्यू बॉर्न को यहाँ पर किड बोल रहे हैं तो प्रोसेस को किडिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमको याद रखने की ज़रूरत है, पिगलेट है और ये फैरोइंग है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन क्या है? फैरोइंग है। और क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से बनते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन टर्म जो है वेरियस फार्म एनिमल्स का। और रूमिनेंट कौन से एनिमल होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके स्टोमक में 4 कंपार्टमेंट होते हैं उनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कैटल की बात करें तो कैटल का 4 कंपार्टमेंट कौन सा है? सबसे पहले है अपना रूमेन, सेकेंड कंपार्टमेंट कौन सा है? रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम और फोर्थ कंपार्टमेंट कौन है? एवोमेसम। ठीक है, तो ये हमारा जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं और यहाँ से इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट ह्यूमन में क्या होता है? हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारा कहाँ पर होता है? यहाँ पर ह्यूमन में होता है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और रूमिनेंट एनिमल्स की खासियत ये होती है कि लार्ज अमाउंट में फाइबरस फीड मटेरियल जैसे कि स्ट्रॉ, ग्रास, कैटल, स्ट्रॉ, ग्रास, ये सब बहुत लार्ज अमाउंट में वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। और रूमिनेंट एनिमल कौन कौन से हैं? सीप, गोट, बफेलो, कैटल, सारे जो है सो हमारे रूमिनेंट एनिमल है। नॉन रूमिनेंट की बात करें, जिनके पास सिंगल कंपार्टमेंट होता है स्टोमक में, वो नॉन रूमिनेंट होते हैं। उनको कंसनट्रेट फीड ही खिलाया जाता है, जैसे जिसमें सीरियल्स और सीरियल के बाई प्रोडक्ट, वाइल्ड केक्स, ये खिलाया जाता है। पिग्स जो है हमारे वो नॉन रूमिनेंट है। फैटनिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको स्लॉटर के लिए रेडी किया जाता है, उनको जो है सो फैटनिंग एनिमल्स बोलते हैं। डेयरी एनिमल्स जिससे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिनको हम रेयर करते हैं, जैसे कि कैटल, बफेलो, गोट, ये सब हमारे डेयरी एनिमल है। यहाँ पर आता है सोलीपैड और पोलीपैड। ऐसे एनिमल जिनके हुब्स यानी खुर में, जो हुब्स को क्या बोलते हैं हम लोग? जो हमारे इनके खुर होते हैं उनमें अगर कोई भी क्लेफ्ट नहीं होता है, जैसे कि घोड़े का आपने जो खुर देखा होगा, जो घोड़े का जो हुब्स होता है उसमें कोई भी क्लेफ्ट नहीं होता है। ठीक है ना, उनका बिल्कुल कोई भी क्लेफ्ट नहीं होता है, कोई भी अलग तरीके से नहीं होता है। लेकिन आप कैटल और बफेलो का देखोगे तो उनका खुर जो होता है इस तरीके से थोड़ा सा डिवाइडर रहता है, 2 पार्ट में डिवाइडर रहता है। तो ये बोल रहा है
कि सोलीपैड में कोई भी क्लेफ्ट नहीं होता है उनके उसमें, और पोलीपैड में क्लेफ्ट होता है। तो सोलीपैड का एग्जाम्पल है हॉर्स और पोलीपैड का एग्जाम्पल है कैटल एंड बफेलो। नेक्स्ट हम लोग चले, ऐसा फील्ड जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है वह है पैडक। लैक्टेशन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो पार्चुरेशन से लेकर के जब तक वो दूध दे रही है कोई भी कैटल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। और कैटल के लिए 300 to 305 डेज होता है, बट ये वेरी करता है ब्रीड टू ब्रीड, ये डिफरेंट होता है, ब्रीड टू ब्रीड ये डिफरेंट होता है। सर्विस पीरियड क्या होता है, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई कैटल है, उसका काल्विंग हुआ है अभी या फिर मतलब पर्चुरेशन हुआ है अभी, और वो नेक्स्ट सर्विस यानी कंसेप्शन के लिए जब उसको कंसेप्शन हो सकता है उसमें उसको सर्विस पीरियड बोलते हैं। और काऊ के लिए कितना होता है, 90 दिन से ज़्यादा, यानी मोर देन 90 डेज के बाद ही जो है सो सर्विस पीरियड आता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि कंसेप्शन यानी सर्विस हो चुका है और बच्चा होने तक, यानी कोपुलेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक के जो हमारा टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और इसको हम लोग प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, कैटल में जो हमारा होता है 280 डेज का होता है, बफेलो में 310 डेज का, गोट में 150 डेज, सीप में 148 डेज और पिग में 140। ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसमें ±5 डेज का डिफरेंस हो सकता है। काल्विंग इंटरवल क्या होता है कि 2 सक्सेसफुल काल्विंग के बीच का जो इंटरवल होता है उसको काल्विंग इंटरवल या फिर इंटर काल्विंग पीरियड बोलते हैं। कैटल के लिए जनरली 12 से 13 मंथ का होता है। ठीक है, कूलिंग क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ समय के बाद अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको अपने हर्ड से हटा दिया जाता है, ताकि मतलब देखिए एनिमल्स को ब्रीड कराने में या फिर उनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा जो ये काफ़ी ट्रबलसम टास्क है और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टास्क है। तो जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं तो कभी कभी डेयरी वाले क्या करते हैं, उनको हर्ड से अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होता है क्रिप्टोर्किड। इसमें क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स हैं उनके जो टेस्टिस होते हैं वो जब वो उनके बर्थ के टाइम वो एब्डोमेन में ही होते हैं। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ और जस्ट बिफोर बर्थ वो क्या होते हैं कि जो हमारा स्क्रोटल सैक है उसमें डिसेंड करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स के केस में क्या होता है कि वो डिसेंड नहीं कर पाता, वो एब्डोमेन में ही रह जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि हम लोग क्रिप्टोर्किड कंडीशन बोलते हैं, और उन एनिमल्स का यूज हम लोग ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है क्या, और जो बुलर और निम्फोमेनियक उनको बोलते हैं ऐसे काऊ जो कि हमेशा हीट में ही रहती है, ऑलवेज हीट में रहती है, उसको हम लोग निम्फोमेनियक बोलते हैं। ठीक, देखिए प्री मार्टिन क्या होता है कि जब ट्विन काफ बॉर्न होता है डिफरेंट सेक्स का, तो बुल काफ जो होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन हीफर जो होती है वो स्टेराइल होती है, और उस स्टेराइल हीफर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन को क्या हुआ कि जब हमारा ट्विंस बॉर्न हुआ डिफरेंट सेक्स का, यानी एक हमारा बुल काफ हुआ और एक हीफर हुई, और तो उस केस में क्या हुआ, जो हीफर होती है वो स्टेराइल होती है, और उस स्टेराइल हीफर को हम लोग फ्री मार्टिन बोलते हैं। एक होता है हमारा नेक्स्ट टर्म है हमारा ओपन एनिमल्स। जो ऐसे एनिमल्स जिनको ब्रीड नहीं कराया जाता है उनको क्या बोला जाता है, हम लोग कहते हैं ओपन एनिमल। टीजर बुल जो होता है ना वो हीट डिटेक्शन के लिए होता है, और ये इनको हम लोग ब्रीडिंग पर्पस के लिए इनको भी यूज नहीं करते हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे कि नॉट यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ओके, ये हमारे टीजर बुल जो है सो ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमारे यूज नहीं होते, बस इनका यूज किया जाता है हीट डिटेक्शन में। जो बहुत बड़े डेयरी फार्म होते हैं ना उनका यूज किया जाता है यहाँ पर हीट डिटेक्शन में, बट ये वेसेक्टोमाइज्ड होते हैं। यानी वेसेक्टोमाइज का मतलब क्या हुआ, इनके जो वास्ट डिफरेंस है उनको पहले क्या किया जाए, कट किया गया, और देन उसको क्या किया जाए, टाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि इनका जो है सो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, इनमें स्पर्म प्रोडक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो इनको हम लोग ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वीनिंग प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा न्यू बॉर्न काफ होता है उसको कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, उसको मदर एनिमल से सेपरेट कर देते हैं ताकि उसको आर्टिफिशियल फीड हम लोग प्रोवाइड कर सकें। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वीनिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट टर्म हमारा आता है डिवॉर्मिंग। जो इंटरगैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग डिवॉर्मिंग बोलते हैं। डिसबर्डिंग क्या होगा कि जो हमारे जो काफ होते हैं उनका मैकेनिकल या फिर केमिकल मेथड के द्वारा जो उनके जो हॉर्न की ग्रोथ होता है उनको रोका जाता है या फिर हॉर्न को हटाया जाता है, उसको डिसबर्डिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मेंटेनेंस रासस। ठीक, और जब हमारा एनिमल नॉन प्रोडक्शन की कंडीशन में होता है तो उसके गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम जो उसको डेली राशन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेंटेनेंस राशन। ओके, इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन राशन। ठीक, अब प्रोडक्शन राशन क्या होता है कि एक्सेस में मेंटेनेंस राशन के एक्सेस में हम लोग जो राशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ प्रोडक्शन और वर्क के लिए, उसको हम लोग प्रोडक्शन राशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम हमारा है प्रोटीन सप्लीमेंट। ऐसा फीड जिसके अंदर 20% या फिर उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा स्ट्रेस साइकिल। दो जो फिजिकल इवेंट जो कि दो हीटिंग पीरियड के बीच में होता है उसको स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। ओके, स्ट्रेस साइकिल एनिमल्स टू एनिमल्स वेरी करता है। ठीक, और इस पीरियड के दौरान एनिमल्स को एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके कंसीविंग के बाद। स्ट्रेस पीरियड, ठीक है, स्ट्रेस पीरियड क्या होता है, और इसको जो होता है ना, इसको हीट पीरियड भी बोलते हैं। इस स्ट्रेस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट पीरियड भी होता है। ठीक है ना, और हीट पीरियड क्या में क्या होता है कि जो फीमेल एनिमल्स होती है वो मेल के साथ मेट करने की इच्छा रखती है, और टीजर बुल जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं क्या, हीट डिटेक्शन में। यानी इसका यूज हमने पहले भी देखा किसके लिए करते हैं हम लोग, हीट डिटेक्शन में इसका यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हमारा रफेजेज। ऐसा फीड जिसके अंदर 18% क्रूड फाइबर हो, ठीक है ना, यानी मोर देन 18% क्रूड फाइबर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, रफेज बोलते हैं। रफेज के अंदर क्या होता है, हे, साइलेज, फॉडर, इटीसी। ओके, साइलेज क्या होता है, साइलेज को एक तरह से देखिए तो इसको जो आम भाषा में इसको हम लोग जो हमारे जीव जंतु होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनका अचार भी बोला जाता है क्योंकि ये फर्मेंटेड होता है। ठीक, ये फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है, एसिडिफिकेशन होता है इसमें, और इसके अंदर 65 to 70% मॉइस्चर होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो बेस्ट फॉरेज है साइलेज मेकिंग के लिए वो कौन सा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, विच क्रॉप इज बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ये क्या है कि एक स्टोर्ड फूड है, इनमें इसके अंदर काफ़ी लो मॉइस्चर कंटेंट होता है। कितना होता है, लेस देन 16%। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हे है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, साइलेज है। देखिए, ब्रीडिंग सीजन से पहले जो हम एनर्जी और न्यूट्रिशन डिमांड होता है एनिमल का, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जो हमारे न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लशिंग बोलते हैं। ताकि फ्लशिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि ओवुलेशन, कंसेप्शन और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन रेट को हम लोग बढ़ा सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो हमारा 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये पूरा एब्सोल्यूट पूरा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है। जैसे कि हम लोग देखें तो निगेटिव ग्रोथ रेट किस में रहा है, पिग में निगेटिव ग्रोथ रेट रहा है, याक में निगेटिव ग्रोथ रेट रहा है, हॉर्सेज और पोनीज में भी निगेटिव ग्रोथ रहा है। ठीक है, म्यूल में निगेटिव ग्रोथ रहा है, यहाँ पर जितने भी देखें नीचे वाले में ज़्यादातर में रहा है, पर ओवरऑल लाइव स्टॉक परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ, 4.63%। ओके, अब अगर हम इसको कुछ डेटा के बारे में बात कर लें तो इंडिया का फर्स्ट प्लेस है मिल्क प्रोडक्शन में, एंड नंबर ऑफ बफेलो में भी इंडिया का क्या पोजीशन है, नंबर ऑफ बफेलो में भी इंडिया क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, गोट में भी इंडिया क्या है, फर्स्ट है, सीप में भी फर्स्ट है, चिकन में 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है चिकन का वर्ल्ड में, वो इंडिया का है।
और यूपी में जो है सो मैक्सिमम लाइव स्टॉक है इंडिया में, और सेकेंड जो है सो राजस्थान में है। तो टोटल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले पर है यूपी, देन है हमारा राजस्थान। काऊ जो है सो इंडिया में सेकेंड, इंडिया काऊ के पॉपुलेशन में सेकेंड पोजीशन पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश, इंडिजिनस काऊ की बात करें, अगर हम लोग इंडिजिनस काऊ की बात करें, काऊ की बात करें तो एमपी जो है सो हमारा फर्स्ट पे है, ठीक। और हाईएस्ट ओवरऑल काऊ की बात करें, अगर हम लोग हाईएस्ट की बात करें, ओवरऑल की बात करें, कौन सा है हमारा, वेस्ट बंगाल, ओके। अब ये इस साल का डेटा है, ये 2024 का डेटा है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि कैटल की हमारे यहाँ 53 रजिस्टर्ड ब्रीड है, बेफेलो की 20, गोट की 37 रजिस्टर्ड ब्रीड है, सी की 44, हॉर्सेज एंड पोनीज की 7 ब्रीड है, कैमल की 9, पिगलेट की 13, डंकी की 3, डॉग की 3 ब्रीड्स, याक की 1 ब्रीड, चिकन की 19, डक की 2 ब्रीड्स एंड गूज की 1 ब्रीड्स। ये अभी ये डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनुअल हस्बेंड्री का पोर्शन है इसमें ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और इसमें ज़्यादा जो है सो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें जो डेटा है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो जो भी डेटा है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बार बार आपको उसको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एंड डेफिसिट ऑन एनिमल फूड आइटम्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, तो हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आज के डेट में है 459 ml पर डे, दिस ईयर का डेटा है। और आईसीएमआर का रिकमेंडेशन क्या है कि हर इंसान को, एडल्ट ह्यूमन को 300 ml पर डे जो है मिल्क लेना चाहिए। तो हम इसमें क्या है, डेफिसिट में नहीं है, इसमें हम लोग सरप्लस में है, इसमें हम लोग सरप्लस में है। एक हम लोग अवेलेबिलिटी 101 का है, रिक्वायरमेंट 180 का है, तो इसमें भी हम लोग डेफिसिट में है, इसमें हम लोग डेफिसिट में है। और मीट 7.1 किलोग्राम पर एनम जो है सो हमारा अवेलेबिलिटी है, और 10.95 आईसीएमआर रिकमेंडेशन है पर ईयर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या है, डेफिसिट है। और अगर बात करें तो इंडिया जो है सो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड का 25% जो है सो हमारा मिल्क, ग्लोबल मिल्क, वर्ल्ड का 25% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। टोटल मीट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है 5th टोटल मीट प्रोडक्शन में, और 47.5% जो मीट प्रोडक्शन है ये पोल्ट्री के द्वारा आता है, और बेफेलो सिर्फ 19.8, गोट से 14.25, सीप से 7.68, एंड पिग से 6.50 एंड कैटल से 4.72। एक प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक 3 है। और उल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हम लोग 9th पोजीशन पे है, और वर्ल्ड का 2% उल जो है सो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारे बेफेलो का जो है 38.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके बाद हमारा बेफेलो का होता है 101 डिग्री 30। देखो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला से भी इसको चेंज कर सकते हैं, आप एक को याद रखो और आप दूसरा अपने आप जो है सो मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, शायद होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक को करके मैं बताता हूँ, जैसे कि, या फिर आप अगर फ़ारेनहाइट में याद रखे हुए हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, सॉरी ये ओवरऑल है, डिग्री सेल्सियस ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो,
डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। आप इसको इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखें कि अगर हमारा डिग्री सेल्सियस हमको नहीं पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हमको पता है 101 - 32, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारा होता है 69, और 69 को हमको इससे 5/9 से कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वही लगभग हमारा क्या बोलते हैं ना 38.3 के लगभग आना चाहिए। ओके, उसी के लगभग आना चाहिए, जैसे कि हम लोग कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पल्स रेट बात करें बफेलो की, तो पल्स रेट है इसका 44 to 50, रेस्पिरेशन है इसका 15 to 20, ये रेट पर मिनट है। पर मिनट पल्स इसका 44 to 50 है, रेस्पिरेशन 15 to 20 है। ठीक है, एक बार ये फार्मूला जो है सो आप चेक कर लीजिएगा। इस फार्मूले में मुझे थोड़ा सा खुद पर डाउट लग रहा है, इस फार्मूले को एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, और अगर हम लोग डेयरी काऊ की बात करें तो इसका जो है सो 38.5 होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 101.4 होता है। पल्स इसका 50 to 60 पर मिनट है, और रेस्पिरेशन रेट इसका 20 to 25 है। इसी तरह आप बाकी एनिमल्स को देख लेना, पर इसका फार्मूला आप एक बार देख लेना, शायद इसका यही होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इंटू 9/5। ओके, ये आपको एक बार देख लेना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक को याद रख करके आप डिग्री सेल्सियस में याद रखो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, और डिग्री फ़ारेनहाइट में रखो तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। आप एक याद रखो, दूसरे को अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेना, ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, गेस्टेशन, और अभी हम लोग चलते हैं गेस्टेशन पीरियड, एस्टर साइकिल और हीट पीरियड को लेकर के। ये जो प्यूबर्टी जो होता है वो हमारा काऊ में 24 to 30 होता है, गेस्टेशन पीरियड 285 का होता है, एस्टर साइकिल हमारा 21 दिन का होता है। और एस्टर साइकिल के बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में सेपरेटली हम लोग एस्टर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हीट पीरियड इसका 18 आवर का होता है। हीट पीरियड क्या होता है, और हीट के क्या सिम्टम होते हैं, हीट के सिम्टम्स, इसके बारे में भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बफेलो का 28 to 30 होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, और गेस्टेशन पीरियड इसमें आपको ±5 लेकर के चलना है। ओके, कभी कभी हमारे में ±3 भी दिया रहता है। ओके, तो हम लोग को इसको देख करके चलना है। बफेलो की बात करें तो 21 डेज का एस्टर साइकिल होता है, और हीट पीरियड 24 आवर का होता है। सेम सीप का दिए रहा, और सीप का 145 to 150 के करीब होता है, और 1 to 3 डेज हीट पीरियड इसका रहता है। गोट का गेस्टेशन पीरियड 150 to 152 होता है, और एस्टर साइकिल 20 डेज का और 2 to 3 डेज का हीट पीरियड होता है। ठीक, बाकी आप देख लेना, इसको याद करने वाली है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये बर्डीजो कस्ट्रेटर है, इसका यूज किया जाता है मेल एनिमल को कैस्ट्रेशन के लिए। बुल नोज रिंग, आपने बुल नोज रिंग देखा होगा, कभी कभी इसको नाथ भी बोलते हैं, जो हिंदी में इसको नाथ बोलते हैं, और ये बुल को कंट्रोल करने के लिए होता है। कैथेटर क्या होता है, आगे उस स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा। जब यूरिनेशन काऊ में नहीं हो पा रहा होता है तो उसको जो है सो मतलब यूरिनेट कराने के लिए जो यूज होता है उसको कैथेटर बोलते हैं। कैटल क्रेडल की बात करें तो काऊ को अपने ही मिल्क को ड्रिंक करने से रोकने के लिए कैटल क्रेडल का यूज होता है। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करने के लिए लैक्टोमीटर को यूज करते हैं। इसका जो मार्कअप होता है वो 0 से 40 के बीच में होता है। ट्रोकर एंड कैनोला का यूज होता है जब एसिडिटी हो जाती है काऊ को, तो उसमें एक उसके जो रूमेन वगैरह होता है उसमें उसको होल किया जाता है ताकि उससे गैस निकाल सके। ठीक है, और टैटूइंग मशीन क्या होता है, ये मार्किंग के लिए यूज होता है। ये एनिमल को मार्किंग के लिए यूज होता है। ओके,
ये देखा जाए तो हमारा ट्रोकर एंड कैनुला है, ये हमारा कैटल क्रेडल है, इसका यूज किया जाता है ऑन मिल, जो काऊ होती है उसके अपने ही मिल्क को ड्रिंक करने से रोकने के लिए। और ये है हमारा कैथेटर। जब काऊ में यूरिनेशन नहीं होता रहता है तब उसको यूरिनेट कराने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, इसको याद रखना है, जैसे कि CGRI हमारा मखदूम मथुरा में है, और बाकी को भी आप देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एवियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन IVRI, NDDB, ये तो हमें याद रखना ही है। नेशनल डेयरी NDRI करनाल, ये तो सबको पता ही होगा। और इसके बाद इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, ये भी। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनके नंबरिंग कर देता हूँ। अभी तक मैंने जो भी बताया है उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। इसके बारे में आप जो है सो कमेंट सेक्शन में नंबरिंग करके आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से देखा है और कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। ये भी AFO 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जनरल टर्म्स की बात कर ली हमने, अब हम लोग बात करते हैं हाउसिंग को लेकर के। और यहाँ पर बात करें तो जो हम लोग सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं, स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है एनिमल्स का। तो बुल्स की बात करें तो बुल्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कवर्ड एरिया, यानी इनसाइड एरिया जो चाहिए होता है इसको 12 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है, और ओपन एरिया जो आउटसाइड एरिया होता है वो इसको 120 के करीब चाहिए होता है। बाकी इसमें याद रखिए कि काऊ में, डाउन कास्ट में, यंग कास्ट में नहीं, सिर्फ ओल्डर कास्ट में, इन तीनों में क्या होता है कि जितना कवर्ड एरिया होता है उसका दुगुना होता है हमारा ओपन एरिया। ओके, इसके बाद हाँ, पोल्ट्री में देखें तो कवर्ड एरिया कितना चाहिए होता है हमको, 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड चाहिए होता है। ठीक है, हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग जो है तो हम लोग देखें, अगर कैटल की बात करें तो सिंगल रो होता है, डबल रो होता है। ठीक है, सिंगल रो अगर हमारे पास जैसे कि लेस देन 15 एनिमल है, यानी कि हमारे इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर लेस नंबर ऑफ एनिमल है, लेस नंबर ऑफ, अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ एनिमल है तो उस केस में हम लोग सिंगल रो को यूज करते हैं। डबल रो को कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मोर देन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में एनिमल होता है। तो डबल रो में हमारा हेड टू हेड सिस्टम है और टेल टू टेल सिस्टम है। टेल टू टेल सिस्टम यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जिसमें टेल टू टेल सिस्टम इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो 2 रो होता है, यहाँ पर जो दोनों रो है, यहाँ पर जो एक रो ये देख रहे होंगे आप लोग, ये रो देख रहे होंगे, जो एनिमल्स का टेल है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग टेल टू टेल सिस्टम देखते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि सारे एनिमल्स को फ्रेश एयर मिलता है। डीज जो होता है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो डीज फैलता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फेस को की तरफ नहीं है, इन दोनों का जो हेड है, पोजीशन है, वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी डीज होने का चांस काफ़ी कम होता है। एनिमल्स का सुपरविजन जो होता है सो काफ़ी कम टाइम लेता है और ईजी भी होता है, और साफ सफाई भी आसान होता है। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है हमारा हेड टू हेड, इस पिक्चर आप लोग ने देख रहे होंगे, एनिमल्स का जो फेस है या इनका जो फेस है वो एक दूसरे को हेड जो है एक दूसरे के तरफ है। ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर फीडिंग कराना काफ़ी ईजी होता है, और डिसइंफेक्शन ऑफ गटर जो होता है ना काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है उस पर सनलाइट पड़ सकता है। ठीक है ना, और जब कोई भी हमारा विजिटर्स होंगे या फिर हम लोग खुद होंगे वो, या फिर जो केयर करने वाले हैं वो जो हमारे कैटल्स होंगे वो उनको डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में हाउसिंग के 4 सिस्टम हैं, जैसे कि फ्री रेंज, सेमी इंटेंसिव, फोल्डिंग यूनिट और इंटेंसिव। इंटेंसिव में हमारे 2 सिस्टम है, बैटरी यूनिट और बैटरी सिस्टम और डीप लिटर सिस्टम। ओके,
फ्री रेंज में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जब हमारे पास स्पेस की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है और इसको बहुत सारे फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें जनरली वो फार्मर्स यूज़ करते हैं जहाँ पर स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि फूड की कोई शॉर्टेज नहीं रहती, अप्रिसिएबल अमाउंट में जो सो हर्बेज हो या फिर सीड्स हो या फिर इंसेक्ट हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। दूसरा जो है हमारा सेमी इंटेंसिव सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि फ्री स्पेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, ठीक है। तो 20 to 30 स्क्वायर यार्ड पर बर्ड जो होता है ना आउटसाइड रन, जो आउटसाइड रन का मतलब जो आउटसाइड एरिया है हमारा, वहाँ पर जो है सो मतलब हमारे पास 20 to 30 स्क्वायर यार्ड होता है पर बर्ड, ठीक है। और इसके अगर पॉसिबल हो सके तो हमारा जो आउटसाइड एरिया है उसको हम लोग जो है सो मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और हमारा सेमी इंटेंसिव सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई करके बताऊं तो फ्री रेंज सिस्टम वहाँ पर जहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर हम लोग बाहर बिल्कुल रखते हैं उनको। और एनिमल्स के लिए स्पेस, जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, फूड की कोई लिमिटेशन नहीं होती है और इनसे उनको बहुत तरह का फूड मिलता है, हर्बेज हो चाहे सीड हो चाहे इंसेक्ट हो मिलता है। सेमी इंटेंसिव सिस्टम की बात किया जाए तो फ्री स्पेस लिमिटेड होता है, ठीक है, बट इसमें 20 to 30 स्क्वायर यार्ड पर बर्ड होता है आउटसाइड रन में। और अगर पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, तो ये आउटसाइड भी रन दे सकते हैं लेकिन या फिर घर के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि बर्ड्स को फ्रेश ग्राउंड में जाने का मौका मिले, ठीक। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम क्या है, ठीक है। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बर्ड जो होता है ना एक स्मॉल रन में ही यानी एक स्मॉल पोर्शन में ही सीमित रहता है, ठीक है ना। उनके पोजीशन को डे बाय डे चेंज किया जाता है ताकि उनको रेगुलर फ्रेश ग्राउंड मिल सके, ठीक है ना। ताकि अगर हम लोग एक एरिया में उनको ज़्यादा दे रखेंगे तो फीड जो है उनके लिए जो फीड है वो बहुत जल्दी लिमिटेड अमाउंट में हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, तो उनका जगह चेंज किया जाता है इसमें रेगुलरली ताकि उनको फ्रेश फूड मिल सके और मतलब उनको बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके, ठीक है ना। और ये किससे बना होता है, बहुत ही कन्वीनियंट फोल्डिंग यूनिट होता है जो कि यूजुअली 25 हैंड्स के यानी 20 to 25 हैंड्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। पर बर्ड यहाँ पर स्पेस कितना होता है, पर बर्ड का स्पेस की बात करें तो वहाँ पे होता है 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट इसमें पर बर्ड का होता है, ठीक है। और अगर 25 बर्ड के लिए बताएं तो हमारा जो लेंथ होना चाहिए उसके लिए 20 फीट और जो हमारा विड्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 5 फीट, ओके। इंटेंसिव सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें हम लोग बर्ड्स को इंटायरली हाउस के अंदर रखते हैं, कोई एक्सेस नहीं होता है बर्ड्स को आउटसाइड के लिए। और जहाँ पर लैंड काफ़ी लिमिटेड होता है और काफ़ी महंगा पड़ता है लैंड, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें याद रखना है कि बर्ड्स को आउटडोर जो होता है, आउटडोर एक्सेस होता है बिल्कुल नहीं होता है और बर्ड्स हमेशा इनसाइड ही रहती है, ठीक है। और बैटरी सिस्टम में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये केज बना हुआ रहता है, इसमें हम लोग अपने बर्ड्स को रखते हैं, ठीक है। फ्लोर इसमें कितना होता है 14 to 16 इंचेज होता है और हाइट कितना होता है 17 इंचेज इनकी हाइट होती है, ठीक है। और फ्लोर किससे बना होता है, इसमें गैल्वेनाइज्ड वायर से बना होता है, जो गैल्वेनाइज्ड वायर से होता है। और इसके अंदर जो ट्रे के नीचे जो हमारा जो फ्लोर होता है उसके नीचे हम लोग ट्रे को रखते हैं ताकि जो ड्रूपिंग्स है उनको जो खाएंगे इसके बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल होगा वो ट्रे में आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो फूड और फीड है, फूड और जो हमारा पानी है वाटर है वो हम लोग केज के बाहर रखते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि इसको मल्टी स्टोरी बनाया जा सकता है, यानी एक के ऊपर एक को स्टेक करके रखा जा सकता है, ठीक है। एक और सिस्टम है डीप लिटर सिस्टम, और इसमें क्या होता है कि बर्ड्स को लार्जर एरिया में रखते हैं जिसमें 250 बर्ड एक पेन में रख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको डीप लिटर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लिटर होता है यानी हमारे जो स्ट्रॉ वगैरह होते हैं, स्ट्रॉ होता है इसके बाद हमारे जो लिप्स होते हैं, ड्राइड लिप्स होते हैं, इसका एक लेयर बनाया जाता है, 8 से 12 इंच थिक लेयर बनाई जाती है इसमें, और उसके ऊपर हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है सो हाउसिंग ख़त्म होता है।
और अब हम बात करते हैं हमारे IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस के कोर्स के बारे में। इसमें आपको जो है सो 50+ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स और उनका सॉल्यूशंस मिलेगा, उसका डिस्कशन मिलेगा, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे और वैलिडिटी इसकी जो है सो एग्ज़ाम तक रहेगी। और ये हमारे टॉप रैंकर्स जो है सो PG एग्ज़ाम के उनके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है। और इसके बारे में बात करें तो जितना भी चीज़ इसमें बताया गया है, ये PPT और जितने भी नोट्स वगैरह हैं इस कोर्स में आपको वो भी मिलेंगे। तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करें। थैंक यू।